मेघदूत यह कथा है जो सत्य और रहस्य के आवरण में एक साथ घिरी हुई है। सत्य इसलिए कि इस कहानी के कुछ अंशों के साक्षी आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं। साथ ही इसमें रहस्य का भी उतना ही समावेश है, क्योंकि इस कथा की कई घटनाओं का स्पष्टीकरण देना जितना मुश्किल पहले था, उतना ही आज भी है। अमूमन जो बात इंसान की बुद्धि व तर्कों से परे होती है, वह रहस्य नहीं तो और क्या हो सकती है। यूं भी इस कहानी के पात्र व घटना क्षेत्र उत्तराखंड के वे अनदेखे व अनछुए जंगल हैं, जहां कहीं भी और किसी भी समय अनोखी गतिविधियों का घट जाना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। सघन जंगलों वाला यह प्रदेश कई स्थानों पर रोमांच प्रेमियों तक का दिल दहला देने में सक्षम है, क्योंकि इन जंगलों में लौकिक और अलौकिक किसी भी चीज से कभी भी सामना होना संभव है। जैसे सुंदर पशु पक्षियों के साथ साथ यहाँ हिंस्र जानवरों का मिलना कोई अपवाद नहीं, वैसे ही लौकिक चीजों के अतिरिक्त कोई अलौकिक चीज या शक्ति से सामना हो जाना भी इन वनों में बराबर मुमकिन है। इन अलौकिक जीवों या चीजों में कोई भी हो सकता है, जैसे कोई परी या भूत या कोई पिशाच भी, या इनसे भी हटकर कुछ और, जिसे शब्दों और चित्रों में नहीं उतारा जा सकता। उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसके द्वारा जो स्वयं वहां मौजूद हो। क्योंकि उत्तराखंड के ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ अदृश्य को देखा और खामोशी को सुना जा सकता है। इन अद्भुत जंगलों के छोटे से परिचय के बाद अब इस कथा के मुख्य पात्र से भी मिलिए, जिनका नाम है महाशा बाबू, जो उन्हीं वनों से जुड़े हुए एक क्षेत्र के निवासी हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि महाशा बाबू ने जब से आंखें खोली तो खुद को जंगलों से घिरा पाया, क्योंकि उनका छोटा सा गांव बड़े बड़े जंगलों के मध्य ही जो बसा था। गांव वालों के लिए जंगल एक प्रकार का उनका आंगन था, उनके गांव की सरहद से चिपका हुआ। हाँ, यह बात अलग है कि वे उस आंगन में खेलने कूदने शायद ही कभी गए हों। न गए हों तो न सही, मगर अपने उस जंगल के विषय में सभी ग्रामीणों का ज्ञान निसंदेह गूढ़ और विस्तृत था। उन्हीं लोगों में से एक थे महाशा बाबू, जो बहुत छोटी सी उम्र से ही गांव व जंगल के जीवन में पूरी तरह रम गए थे। उन्हें जितना प्यारा उनका गांव लगता था, उतना ही प्यारा उनका जंगल भी। 10 साल की उम्र में ही महाशा बाबू ने अपने जंगलों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। जैसे जंगल में कितने प्रकार के पेड़ हैं, औषधि वाली जड़ी व वनस्पतियां किस ओर हैं, कौन सी घास नशीली है और कौन सी जहरीली, कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है और कौन सा नहीं, किस ओर हिंस्र पशु हैं और किस ओर नहीं। और भी बहुत सी बातें थीं जिनके विषय में महाशा बाबू को पूरी खबर रहती थी, जैसे चल अचल, जीवित मृत और विभिन्न प्रकार की आत्माओं की, जो इन अनजाने जंगलों में निवास करती थीं। यह ज्ञान उन्होंने पाठशाला में नहीं, वरन बियाबान जंगलों से घिरी एक छोटी सी बस्ती में रहने के कारण ही प्राप्त किया था। कुल मिलाकर कहें तो महाशा बाबू को अपने गांव व जंगल से अटूट प्रेम था। उन जंगलों से बहकर आती ठंडी हवा, अपने हरे लहलहाते खेत, वो वहां के पशु पक्षी, महाशा बाबू को सब कुछ बहुत भले लगते थे। उनके परिवार के पास थोड़ी सी खेती थी, साथ में दूध व कृषि के लिए पशु थे, जो उनकी सीधी सरल जीविका के लिए पर्याप्त थे। गांव की जिंदगी के लिए यूं तो सब कुछ था महाशा बाबू के पास, मगर छुटपन से ही उन्हें एक घोड़ा रखने का भी बहुत शौक चढ़ गया था। इसलिए वे बार बार अपनी माता से एक घोड़ा पालने की जिद किया करते थे। दरअसल इस शौक के लिए कुछ हद तक उनसे अधिक जिम्मेदार गिरिनारी बाबा थे। उन बाबा ने ही एक बार मजाक मजाक में महाशा बाबू को एक घोड़ा पालने की सलाह दी थी। बस तब से ही उनके सर पर घोड़ा रखने का भूत सवार हो गया। घोड़ा रखने जैसी बड़ी जिम्मेदारी वाली बात माँ कभी न मानती, पर गिरनारी जैसे त्रिकालदर्शी योगी की सलाह को भी माँ आसानी से कैसे टालती, क्योंकि वह जानती थी कि गिरिनारी जैसे बाबा की प्रत्येक बात के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता था। माँ ने घोड़ा रखने पर इसलिए भी अधिक प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उनके पास अब घास पानी की प्रचुरता थी। उस पर होनहार व मेहनतकश पुत्र महाशा बाबू थे, जो अन्य पशुओं के साथ घोड़े की देखभाल करने में भी पूर्ण सक्षम थे। अतः थोड़ी सी नानुकुर के बाद माँ बेटे की बात मान गई। कुछ ही दिनों में किसी घोड़े का 6 माह का बच्चा महाशा बाबू के खेतों में आ गया। घोड़े का नाम रखा गया मेघदूत। महाशा बाबू के खेतों की हरी मुलायम घास और जंगलों की आबोहवा मेघदूत को बहुत भाई, और 2 साल में ही उसकी चमकदार काली कायापूर्ण विकसित हो गई। उसकी ऊंची कदकाठी और शानदार हाव भाव गांव में सबका ही मन मोह लेते। जब वह महाशा बाबू को देख खुशी से हिनहिनाता, तो वे गर्व से फूले न समाते।
मेघदूत बहुत होशियार और समझदार घोड़ा था। वह खेतों के हर एक पशु से घुला मिला रहता। इतना घुला मिला कि कुत्ते को लगता मेघदूत भी उसी की तरह का एक कुत्ता है, थोड़ा बड़ा कुत्ता। और ऐसे ही गाय और भैंसों को भी लगता कि मेघदूत उन्हीं की बिरादरी का उन जैसा ही एक प्राणी है। महाशा बाबू और मेघदूत के संबंधों की तो बात ही निराली थी। वह दाना पानी सिर्फ महाशा बाबू के हाथों से ही लेता था। महाशा बाबू कब घर से किस ओर निकले हैं और कब घर आते हैं, वह पूरा हिसाब रखता। सवारी के लिए बहुधा महाशा बाबू उसे जंगल के किनारे किनारे दूर तक ले जाते और मेघदूत को बहुत आनंद मिला करता। मगर जंगल के अंदर महाशा बाबू मेघदूत को कभी न ले जाते। यद्यपि मेघदूत बहुत चाहता था कि वह जंगलों की सैर करे, लेकिन महाशा बाबू जानते थे कि जंगल उनसे व मेघदूत से कहीं अधिक बड़ा जटिल प्रदेश था। इसलिए वहां मेघदूत का न जा ही उचित था। एक दिन महाशा बाबू को एकाएक शहर जाना पड़ा। गांव की उस छोटी सी बस्ती से उन दिनों शहर के लिए कोई सड़क न थी। शहर पहुंचने के लिए 6 मील घने जंगलों को पार करना होता था। माह में एक आध बार लोग जरूरी सामान लेने शहर जाते तो थे, पर जाते टोलियों में ही। मगर उस दिन 15 साल के महाशा बाबू अकेले ही चले गए थे, क्योंकि गांव के लोग आवश्यक कार्यों में व्यस्त थे। महाशा बाबू की माता को तेज ज्वर चढ़ाया था, जिसके लिए उन्हें दवा के लिए वैद्य के पास जाना जरूरी हो गया था। हमेशा की तरह इस बार भी गांव की सीमा तक मेघदूत महाशा बाबू को विदा करने आया था। कभी अपना सर हिलाकर तो कभी महाशा बाबू का हाथ चाटकर मेघदूत बार बार संकेत देता कि वह भी उनके संग चलना चाहता था। लेकिन महाशा बाबू ने उसे वापस घर की ओर चले जाने को कहकर प्यार से थपकी दी। वह तेजी से वे जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए शहर के लिए चल दिए। 2 घंटे की पैदल यात्रा तय कर महाशा बाबू शहर में वैद्य के पास पहुंचे। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद महाशा बाबू वैद्य से मिले। तत्पश्चात कुछ दवाएं लेकर वे वापस घर की ओर चल दिए। भोजन पानी व विश्राम के लिए वे शहर में थोड़ी देर भी न ठहरे, क्योंकि जल्द ही दोपहर ढलने को थी। घर पहुंचने के लिए उन्हें पुनः रास्ते में घने जंगल पार करने और संध्या से पहले घर लौटना था। अतः विश्राम के लिए उनके पास जरा भी समय न था। घर से निकलते समय उन्होंने कुछ छने और बताशे साथ में लिए थे, जिन्हें महाशा बाबू ने सोचा कि राह में चलते चलते ही खा लिया जाएगा। महाशा बाबू घर की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ ही देर में शहर खत्म हुआ और जन आबादी भी जल्दी ही छूट गई। वह देखते ही देखते वे पुनः जंगलों के अंदर आ गए थे। 6 मील की पैदल दूरी किसी के लिए भी कम नहीं होती, पर 15 वर्ष के किशोर के लिए तो और भी नहीं, क्योंकि अकेलेपन से निपटना किशोरों के लिए वयस्कों की तुलना में निश्चय ही अधिक कठिन होता है। वह भी जब जंगलों से होते हुए ऊब डर खाब डर संकरे रास्तों पर अकेले यात्रा करनी हो तब। मगर महाशा बाबू कोई आम किशोर न थे। बचपन में ही पिता को खो देने कारण उनमें 15 वर्ष की उम्र में ही वयस्कता आ गई थी। अपने घर बाहर के कामों के लिए निष्ठा व जिम्मेदारियों का बोध उनके मन में इस छोटी सी उम्र में ही आ गया था। घर समय पर पहुंचना अत्यावश्यक था, क्योंकि घर के मार्ग में जंगलों का क्षेत्र था, जिसे पार करना दिन के उजाले में ही संभव था। महाशा बाबू ने यद्यपि शहर के लिए यात्रा सुबह ही शुरू कर दी थी, पर इतना लंबा मार्ग, उस पर वैद्य के यहाँ लंबी प्रतीक्षा, सारा दिन इतनी जल्दी ढलता जा रहा था, उन्हें समझ न आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने दोगुनी गति से चलकर पूरी यात्रा को करने का निश्चय किया। जंगल के उस संकरे रास्ते पर वे लगभग दौड़ ढाते जा रहे थे। बीच बीच में सांसों को काबू में रखने के लिए वे क्षणिक विश्राम लेते और अगले ही पल दौड़ ढकर आगे बढ़ते। वे यथासंभव तेज कदमों से जंगल का मार्ग तय कर रहे थे, मगर उनके कठिन प्रयास के बाद भी उस दिन समय उन्हें पछादा ही रहा था। उनकी अपेक्षाओं से पहले ही दोपहर ढलती प्रतीत होती थी। महाशा बाबू 1 घंटे से अधिक का मार्ग तय कर चुके थे, पर घर अभी भी बहुत दूर था। जंगलों में पेड़ों की लंबी होती छाया और निशाचर जानवरों के अंगड़ाई से जगते हुए स्वर शीघ्र ही सूर्यास्त होने का संकेत दे रहे थे। बार बार दौड़ने रुकने की प्रक्रिया से महाशा बाबू बहुत थक गए थे। उन्हें बड़ी प्यास लगाई थी, जो उनके हर कदम पर और अधिक बढ़ी जा रही थी और उनकी सहन शक्ति से बाहर खिसकती प्रतीत हो रही थी। घर से लिया पानी कब का खत्म हो गया था। हड़बड़ी में शहर से लौटते समय उन्हें अपनी कांच की बोतल को पुनः भरने का विचार भी न आया था और अब प्यास से उनका कंठ सूखा जा रहा था। घर जल्दी पहुंचना जरूरी था, पर पानी पीना भी आवश्यक था।
अन्यथा शेष यात्रा अति कष्टदायी हो सकती थी। वे जानते थे। महाशय बाबू को पता था कि उनके रास्ते में थोड़ा हटकर कुछ ही दूरी पर पहाड़ों से आया कोई झरना बहता था। अधिक दूर नहीं, बस 10 मिनट हटकर। मगर उस ओर जाने का तात्पर्य मार्ग में 20 मिनट और लगाना। जाऊं या न जाऊं के द्वंद में थोड़ी देर उलझने के बाद प्यास ही हावी हुई। अभी घर बहुत दूर है और प्यास से जीभ सूख गई है। पहले वहां जाकर 4 घूंट पानी पी ही लूं, उसके पश्चात दूनी गति से लंबी दौड़ लगाकर रास्ते को समय पर ही तय कर लूंगा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया। इस विचार के आते ही मुख्य मार्ग से हटकर वे झरने की ओर मुड़ पड़े और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। हरे भरे किनारों से घिरा था वह छोटा सा झरना। उसमें से निकलकर एक क्षीण सरिता बह रही थी, जिसमें सफेद पत्थरों के ऊपर तैरता स्वच्छ पानी किसी भी थके हारे पथिक का कष्ट हर लेने में सक्षम था। वहां पहुंचकर महाशा बाबू की थकान भी काफूर हो गई थी। उनका मन तो चाह रहा था कि यहाँ कुछ समय विश्राम किया जाए, मगर तेजी से ढलती धूप उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दे रही थी। झरने के किनारे बैठकर उन्होंने मुंह धोया और अंजलि से कई बार पानी भर घटाघट पी लिया। तृप्त होकर थकान उतारने को वे 2 मिनट वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर जैसे ही वे उठने को हुए, उन्होंने एक स्वर सुना। नारी स्वर था वह। महाशा, रास्ता बदल दे। महाशा बाबू को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां उनके सिवा और कोई न था। महाशा बाबू बड़े दिलेर किशोर थे। डरना उनकी फितरत में था ही नहीं। शायद यह आवाज उनका भ्रम था, उन्होंने सोचा। उन्हें अपनी मां की बात याद हो आई। वो कहती हैं कि अत्यधिक थकावट में इंसान की इंद्रियां अधिक सक्रिय भी हो सकती हैं और निष्क्रिय भी। हो सकता है उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि सुबह से भूखे प्यासे होने के साथ साथ वे दौड़े भी बहुत थे। अतः उस नारी स्वर को अपने कानों का भ्रम समझ वे घर जाने वाले रास्ते की ओर तेजी से निकल पड़े। रास्ता बदल महाशा। पहले से भी अधिक स्पष्ट वह नारी स्वर पुनः उनके कानों से टकराया। न जाने क्यों इस बार महाशा बाबू को लगने लगा कि वह आवाज उनकी थकी इंद्रियों का भ्रम नहीं था। जंगल में कितने भेद हैं, यह सिर्फ जंगल ही जानता है, मां कहती हैं। न जाने उन्हें अपनी माता की सारी बातें क्यों याद आ रही थीं, वे न जानते थे। खैर, यह कहानी उस दिन की है जब महाशा बाबू पानी पीकर उठे और उनसे किसी ने नारी स्वर में रास्ता बदलने को कहा था। महाशा बाबू बदल भी देते, लेकिन शाम होने को था। घर जाने का दूसरा रास्ता अधिक लंबा था और उस ओर का जंगल भी अधिक घना। दूसरे यह भी था कि महाशा बाबू को अपने कानों पर पूर्ण विश्वास भी न हुआ था। वे थके थे और भूखे भी। हो सकता है उन्हें कुछ भ्रम हुआ हो और इसी भ्रम वाली बात को वे अपने दिमाग से निकालने में सफल न हो पा रहे थे। इस बार कभी न डरने वाले महाशा बाबू सचमुच डर गए थे। उनके आसपास कोई न था। था तो केवल बस सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरती वह स्पष्ट आवाज जो बार बार उन तक आ रही थी, वह काल्पनिक न थी। इसका उन्हें अब विश्वास हो चुका था। लेकिन चाह कर भी महाशा बाबू रास्ता बदलने को तैयार न थे। ये रास्ता उनके लिए अधिक परिचित था और दूसरा रास्ता कहीं अधिक खतरनाक, क्योंकि वह जंगल के हृदय से गुजरता था। उनकी सुरक्षा संभव थी तो इसी मार्ग पर। इसलिए उस नारी स्वर को एक बार फिर अनसुना कर वे तेजी से घर की ओर दौड़ने लगे। मगर यह क्या, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि उनके साथ कुछ अदृश्य कदम भी थे जो उन्हीं की रफ्तार से ताल मिलाए हुए थे। वे कदम जो उनके दौड़ने पर दौड़ने लगते और थमने पर थम जाते। पहले एक अनजान आवाज और अब अनदेखे कदम। महाशा बाबू बुरी तरह घबरा गए थे। उनका साहस जवाब दे रहा था और उन्हें अचानक ही मदद की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। मगर इस समय और ऐसे घने जंगल में भला कौन उनकी मदद कर सकता था, उनकी समझ न आ रहा था। तभी उन्हें अपने गुरु गिरनारी बाबा की याद हो आई। वे दौड़ रहे थे और मन ही मन बाबा से मदद की विनती भी करते जा रहे थे। बीच बीच में वे अपनी माता को भी याद करते। अभी गांव काफी दूर था। पूरे जोर लगाने के बाद भी उस दिन न जाने क्या बात थी कि महाशा बाबू जितना तेज चलते, उन्हें लगता कि उनके कदम उन्हें और धीमे कर देते थे। जल्द ही उनके आगे एक मोड़ पड़ना था, जो जंगल का काफी खतरनाक स्थान था। उस स्थान पर रास्ते के दोनों ओर के पेड़ों की शाखाएं और घनी लिपटी लताओं ने एक लंबी सुरंग सी बना दी थी। एक अंधेरी और ठंडी सी सुरंग। इस स्थान पर बड़े बड़े जीवट यात्रियों का साहस भी कुछ देर के लिए डगमगाए बिना न रह पाता। इस संकरे पतले मोड़ पर अपेक्षाकृत रोशनी भी कम ही रहती।
महाशय बाबू बहादुर किशोर थे, पर इस स्थान पर अन्य मौकों में वे भी सदैव शंकित रहते और अपनी यात्राओं में यह स्थान सदा दौड़कर ही तय किया करते। इस बीच वह स्त्री स्वर एक बार और उन तक पहुंच चुका था। किसी तरह यह सुरंग वाला मोड़ पार हो जाए तो शायद वह आवाज और अदृश्य कदम मेरा पीछा छोड़ दें। सोचते हुए महाशय बाबू मोड़ तक पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें लगा जैसे किसी अंधेरती शक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और स्पष्ट स्वर आदेश दिया, रास्ता बदल महाशय, नहीं तो मेघदूत को बुला। उसके बाद वह आवाज बंद हो गई। एक घना सन्नाटा सा मोड़ पर छा गया। सब कुछ शांत था। कीड़े मकोड़े, मेंढक, पक्षी सब खामोश। महाशय बाबू बहुत डर गए थे। अब यह पता नहीं कि यह उस आवाज का करिश्मा था या खुद उनके मन की पुकार। जो भी था, उन्हें मेघदूत की याद हो आई। मेघदूत, यहां आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेघदूत, मेघदूत। उन्हें लगा था कि उन्होंने जोर से चीख कर मेघदूत को पुकारा था, पर सत्य यह था कि डर के कारण उनकी आवाज उनके गले में ही घिघी बनकर अटक गई थी। भय से पीले पड़े हुए महाशय बाबू ने जैसे ही मोड़ पर पैर रखा कि सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल तेंदुआ खड़ा था। महाशय बाबू ने तेंदुए को इतने करीब से पहली बार देखा था। उसकी दाढ़ में शिवजी के त्रिशूल सदृश, उसके दांत बड़े ही भयानक थे। वह महाशय बाबू पर छलांग लगाने को ऐसे उद्यत था जैसे कोई मोटी ताजी बिल्ली किसी नन्हे से चूहे को दबोचने को तैयार रहती है। महाशय बाबू को लगा था कि उस दिन इन जंगलों से उनकी हमेशा के लिए विदाई हो वाली थी। भूखा और उतावला तेंदुआ अपने शिकार पर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी एक अनोखा चमत्कार हो उठा। महाशय बाबू और तेंदुए के बीच एकाएक मेघदूत न जाने कहां से आकर अपने पिछले दो पैरों पर आ खड़ा हुआ था। वह बड़ा ही खूंखार दिख रहा था, तेंदुए से भी कहीं अधिक। वह रह रहकर अपने आगे के दो खुरों को जमीन पर पटकता और भयानक स्वर में हिनहिनाता। मेघदूत कितना ऊंचा घोड़ा था, इस पर महाशय बाबू ने पहली बार ध्यान दिया था। उन्हें तो यह भी पता न था कि मेघदूत के स्वर में इतने भयानक रौद्र रसों का समन्वय भी है। मेघदूत की वे आंखें जो महाशय बाबू के लिए प्यार बरसाती थीं, आज उन्हें सुरक्षित रखने हेतु कितनी भयानक व क्रोधित हो गई थीं। अपने प्रिय घोड़े का इतना भयानक रूप देख वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो खड़े रहे। मोड़ पर हर बीतते क्षण के साथ मेघदूत के तेवर अधिक भयानक होते जा रहे थे। महाशय बाबू को तो ऐसा लगा कि हवा में उछलकर वह किसी भी क्षण तेंदुए की छाती पर जोरदार दुलत्ती जमा सकता था, मगर ऐसा कुछ न हुआ। तेंदुए और मेघदूत के मध्य क्या वार्ता हुई थी, महाशय बाबू नहीं कह सकते। उन्होंने तो बस इतना देखा था कि उनके नामोचित विशाल काले घोड़े के आगे वह जंगली दरिंदा अधिक देर न ठहर पाया। वह भारी भरकम तेंदुआ झट से वापस मुड़ा और एक ऊंची छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गया। क्यों गया, वे नहीं जान सके। हो सकता है उस दिन वह किसी आसान से भोजन की तलाश में था और उसे लगा कि मेघदूत से पंजा लड़ाना उसे भारी पड़ सकता था। या फिर उसने मेघदूत में किसी घोड़े को नहीं, वरन कुछ और देखा, शायद अपने से भी अधिक किसी और बलशाली शक्ति को। क्या देखा क्या नहीं, ये तो तेंदुआ ही जानता था। महाशय बाबू के लिए तो यही खुशखबरी काफी थी कि उसने शिकार का अपना इरादा बदल दिया और छलांग लगाता वह जंगल के घनेपन में गायब हो इधर बिना एक क्षण घमवाए मेघदूत महाशय बाबू को पीठ पर लेकर सरपट घर की ओर दौड़ पड़ा था और थोड़ी ही देर में वे लोग अपने घर पहुंच गए थे। घर में मां बुखार में तप रही थी। महाशय बाबू ने मां को वैद्य की दवा खिलाई। बुखार टूटने पर मां ने बताया कि कुछ घंटे पूर्व ज्वर की तप्त अवस्था में उन्होंने गिरिनारी बाबा को देखा था। वे जंगल में किसी स्त्री रूप में महाशय बाबू के साथ साथ चल रहे थे। बाद में महाशय बाबू ने भी अपनी यात्रा का संपूर्ण वृतांत मां को बताया। बेटे की रोमांचक यात्रा की बात सुन मां ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, इन जंगलों को साधारण वन मत समझना। आदिकाल से खड़े इन जंगलों में कितने भेद व रहस्य हैं, ये हम जैसे तुच्छ मानवों के लिए जानना संभव नहीं। ये वे जंगल हैं जिसकी थाह लेना सिर्फ गिरनारी बाबा जैसे सिद्धों के लिए संभव है। मुझे विश्वास है कि आज जब तुम अकेले उस संकट में घिरे थे तो वही बाबा तुम्हारी सुरक्षा के लिए वहां अवतरित हुए थे। और गिरिनारी बाबा भी तो स्वयं भी उन्हीं जंगलों का एक हिस्सा ही हैं। वे जंगल जहां अंधेरा और रहस्य एक साथ रहते हैं।